हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसका जो प्रीलिम्स होता है उसके अलग अलग सालों के जो सवाल आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड हम देखेंगे कि क्या पैटर्न है सवालों का, किस तरीके से उन्हें अप्रोच किया जाए, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाए एंड इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। एंड हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ईयर 2014 का क्वेश्चन पेपर। मेरा नाम है मृणाल कुमार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू कर दूं, इसमें देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं का यूपीपीएससी वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करंट बेस्ड होते हैं। तो काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चंस इस लेक्चर में देखेंगे एंड काफ़ी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में देखेंगे। तो जब करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो क्योंकि हम 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे 2014 के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उनके आंसर्स को के बारे में देखेंगे क्या है उसका आंसर और क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आने वाला 2024 का जो प्रीलिम्स है इसके माध्यम से 2024 वाला कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा थ्योरी भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट देयर शुड बी एरिया अंडर फॉरेस्ट, कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। 10%, 23%, 33%, 53%। तो इसका सही आंसर है आपका 33%। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस इकोसिस्टम का है वो कैसे मेंटेन होता है जब काफ़ी सारा फॉरेस्ट कवर हो, काफ़ी सारा वेजिटेशन हो, काफ़ी सारे वेटलैंड, रिवर और स्ट्रीम्स हो आसपास एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन सब के बीच में एक बैलेंस बना रहे, बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसको मेंटेन करने के लिए एक लिमिटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट चाहिए होता है, जो कि होता है 33%। उसके बाद आता है एयर प्रेशर इज़ लोएस्ट, वायु दाब सबसे कम कब होता है, इन विंटर सीजन, इन स्प्रिंग सीजन, इन ऑटम, इन समर। तो इसका सही आंसर है इन समर सीजन। क्यों समर सीजन में एयर प्रेशर क्यों लो रहता है? तो ध्यान में रखिए कि जैसे ये सरफेस है एंड समर सीजन में सन जो है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रेस पड़ती हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ की जो एयर होती है ये लाइट हो जाती है। जब एयर लाइट होती है तो एयर ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, ठीक है। एंड जब एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो जो यहाँ पे प्रेशर हुआ होता था तो यहाँ पे एक लैक ऑफ एयर हो जाता है इस पूरे एरिया में, क्योंकि यहाँ की हवा अब ऊपर चली गई तो यहाँ पे हवा की क्वांटिटी कम हो गई एंड इसकी वजह से यहाँ का जो हवा जो प्रेशर एक्सर्ट करती थी वो प्रेशर भी कम हो गया। तो इसलिए सरफेस पे गर्मी के सीज़न में एयर प्रेशर जो है वो कम होता है। उसके बाद है द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश इज़ 5, 7, 9 एंड 11। तो इसका जो सही आंसर है ये है, उत्तर प्रदेश में 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका भाबर एंड तराई जोन होता है आपका, ठीक है। फिर दूसरा होता है वेस्टर्न प्लेन जोन होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है मिड वेस्टर्न प्लेन जोन आता है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है आपका मिड प्लेन जोन, ठीक है। उसके बाद 6th पे आता है बुंदेलखंड जोन, ठीक है। उसके बाद 7th पे आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन,
ठीक है। उसके बाद 8th नंबर पे आता है आपका ईस्टर्न प्लेन जोन, ठीक है। एंड 9th होता है आपका बिंदाया जोन। तो ये हैं आपके 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं? क्लाइमेट के बेसिस पे, क्लाइमेट और जो लोकल फिजिकल कंडीशंस होती हैं उनके बेसिस पे किस जगह पे कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा उग सकता है, तो वो होता है आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोनेशन। उसके बाद है वर्ल्ड ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16th, 21st, 25th एंड 30th। तो इसका आपका सही आंसर है 16 सितंबर है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है आपकी किस काम में आती है? जो ओजोन लेयर जो होता है ये आपका यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने में काम आता है। जो ओजोन लेयर होता है कौन सी लेयर में सिचुएटेड होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जो कि आपका ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है। एंड ओजोन लेयर है ये डैमेज कैसे होती है? ये डैमेज होती है आपकी अलग अलग केमिकल से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। एंड जो वर्ल्ड ओजोन डे है ये आपका सबसे पहली बार 1994 से मनाया जाता रहा है, ठीक है, ताकि एक तरीके से इसके माध्यम से अवेयरनेस जनरेट हो सके। उसके बाद है द ग्रीन मफलर इज़ रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो ग्रीन मफलर इसका सही आंसर है नॉइज़ पोल्यूशन। तो ग्रीन मफलर असल में क्या होता है? ये नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है उसको कम करने की एक टेक्निक होती है। होता क्या है ये कि कोई भी आपकी फैक्ट्री हो गई या फिर आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसे एरिया हो गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो अगर ये वो एरिया है तो इसके अराउंड 4 से 6 पेड़ों की एक रो बनाई जाए। पेड़ जैसे नीम हो गया, अशोक के पेड़ हो गए, तो इस तरीके की पेड़ों की एक रो बनाई जाए ताकि इससे जो नॉइज़ है वो डैम्पन हो जाए एंड इसके बाहर जो है नॉइज़ बहुत कम जाए या फिर नॉइज़ बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। तो ये जो पेड़ हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द एरिया? सी, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन। तो इसका सही आंसर है आपका सी जो है सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि सी जो है लार्जेस्ट एरिया भी कवर करता है, अराउंड 71% ऑफ अर्थ्स सरफेस, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ एन एरिया प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस? किस जगह से आपकी मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है? वीट फील्ड, पैडी फील्ड, कॉटन फील्ड, पीनट फील्ड। ये है आपका धान का खेत, गेहूं, कपास, मूंगफली। ध्यान में से आपका जो पैडी फील्ड होता है उससे सबसे ज़्यादा जो CH4 होता है ये सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो CH4 क्या है एक बार देख लेते हैं। CH4 होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो अर्थ को, जो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, इससे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो है, तापमान जो है इसकी वजह से बढ़ता है। तो होता क्या है, ये वाली जो गैस होती हैं ये आपकी हीट या फिर जो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। एंड होता कैसे है, पैडी फील्ड से कैसे मीथेन गैस निकलती है? तो देखिए जो पैडी फील्ड होता है ये काफ़ी समय तक पानी से सैचुरेटेड रहता है। यहाँ पे जब धान की खेती करते हैं तो जो खेत होता है उसमें फ्लड इरिगेशन करते हैं और पानी काफ़ी समय तक ठहरा होता है। ये इसलिए होता है ताकि जो वीड हैं, ये वीड जो हैं ये ज़्यादा ना उगे, जो खरपतवार होता है वो ना उग पाए। तो वीड जो होता है, उगा होता है, वो इसी में ही मर जाता है, ठीक है। मरने के बाद जो इसका डिकम्पोजिशन होता है, वीड का डिकम्पोजिशन होता है, ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। और जब भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो इससे मीथेन गैस निकलती है। तो इसलिए
जो आपके चावल के खेत होते हैं उससे काफ़ी सारा पल्यूशन भी होता है। उसके बाद आता है NEERI इज सिचुएटेड एट, नीरी कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका नागपुर, एंड बाकी ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर में लोकेटेड है। ये आपका 1958 से चला आ रहा है। एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका वाटर सप्लाई देखना, सीवेज डिस्पोजल करना, ठीक है, अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो होते हैं, ठीक है, एंड आपका जो इंडस्ट्रियल पल्यूशन जो होता है, इन सब के ऊपर रिसर्च करना एंड इन सब को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है सिटीज़ के लिए, ये सारी चीज़ों की रिसर्च इस इंस्टीट्यूट में होती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज़ लोकेटेड इन लखनऊ, वाराणसी, आगरा, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका लखनऊ में। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये इसे आपका बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। एंड इसका काम क्या है कि यहाँ पे अलग अलग जो रिसर्च होती है तो उस रिसर्च को प्रोडक्ट में कैसे हम प्रोडक्ट में या किसी सर्विस में हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कि जो रिसर्च हम लैब में करते हैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये काम होता है, ये सारी रिसर्च होती है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क में। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास, 1982, 86, 1990, 1994। तो इसमें से आपका जो 1986 है, EPA भी कहते हैं इसे शॉर्ट में, तो ये आपका 1986 में पहली बार आता है, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड क्या होता है कि जब आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बाद ये वाला आर्टिकल आता है। ये वाला आर्टिकल आपका अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 253 के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। जितना भी अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है आपका, या किसी भी फैक्ट्री से पॉल्यूशन जो आता है उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, ठीक है, एंड उस पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करना, ठीक है। एंड जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होता है, तो इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसको एक अथॉरिटी मिलती है कि ये कोई ना कोई बॉडी इस्टेब्लिश करे जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें मॉनिटर करी जा सके, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है इंडिया इज़ अ रिच प्लेस इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, थार डेजर्ट, बे ऑफ बंगाल। इन सब में से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? आपकी वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ दैट इज़ फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। एंड इसमें हर तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है, इसमें प्लांट्स आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है एंड बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होते हैं। तो इंडिया का 4 एरिया हैं। एक तो वेस्टर्न घाट है, दूसरा है आपका हिमालयाज़,
तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपका इंडो बर्मा, ठीक है, एंड चौथा है आपका सुंडालैंड। ये इंडो बर्मा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है और सुंडालैंड में आता है आपका अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पल्यूटेंट, ठीक है, PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सेकेंडरी पल्यूटेंट नहीं है। तो सेकेंडरी पल्यूटेंट क्या होता है? तो कई सारे आपने सुना होगा जो पल्यूटेंट्स होते हैं वो किसी सोर्स से एमिट होते हैं, किसी सोर्स से निकलते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ियों से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। जब कंबस्शन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पैडी फील्ड से आपका मीथेन निकलता है। तो अलग अलग तरीके के पल्यूटेंट्स निकलते हैं, लेकिन सेकेंडरी पल्यूटेंट वो होते हैं जो कहीं से निकलते नहीं हैं, एनवायरनमेंट में जाके खुद अपने आप अपने तरीके से बन जाते हैं, किसी डायरेक्टली सोर्स से नहीं मिलते हैं। तो अलग अलग पल्यूटेंट्स जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, मान लीजिए पल्यूटेंट A हो गया, पल्यूटेंट B हो गया, पल्यूटेंट C, तो जब तीनों पल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तब एक नया पल्यूटेंट बनता है जो कि होता है पल्यूटेंट D, और ये होता है आपका सेकेंडरी पल्यूटेंट, ठीक है। तो अलग अलग जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका प्राइमरी पल्यूटेंट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है आपका सल्फेट एरोसॉल, ये होता है आपका सेकेंडरी पल्यूटेंट, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पे एलिफेंट होते हैं, पेरियार नेशनल पार्क हंगुल, मानस नेशनल पार्क एलिफेंट, दुधवा नेशनल पार्क टाइगर। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका पेरियार नेशनल पार्क जो सही नहीं है वो इसलिए है क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क में आपका जो केरला में सिचुएटेड है, ये यहाँ पे आपका एलिफेंट एंड आपके टाइगर्स का कंजर्वेशन होता है। हंगुल जो है ये आपका कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक डियर की वैरायटी है जो कि आपके कश्मीर में पाई जाती है, एंड बाकी सारे आपके सही मैच्ड हैं, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में है, राजाजी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, और पेरियार आपका केरला में। उसके बाद है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन कॉज लिवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, ओरल कैंसर एंड स्किन कैंसर, ठीक है। तो अगर इसका सही आंसर है आपका स्किन कैंसर, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये आपकी स्किन पे डायरेक्टली फॉल करते हैं, एंड स्किन जो है डायरेक्टली एक्सपोज्ड रहती है, ठीक है। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हिस्सा होती है, ठीक है। इसकी अगर वेवलेंथ की बात करें तो ये 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक रेंज करती है, एंड ये जो हैं दीज आर शॉर्टर दैन विजिबल लाइट एंड लॉन्गर देन एक्स रेज, ठीक है। एंड यूवी रेस की अगर बात करें तो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इसका हिस्सा जो होता है वो मात्र 10% होता है, ठीक है। एंड ये कहाँ कहाँ से यूवी रेस प्रोड्यूस होती हैं, एक तो हमें पता है, एक तो सन के माध्यम से होती हैं, और अलग अलग क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स होते हैं वो हो गए, ठीक है। उसके बाद जो आपके टैनिंग लैम्प्स होते हैं इनसे निकलता है, एंड आपकी जो ब्लैक लाइट होती है उससे। तो स्किन कैंसर में इसके होता है, एंड इसको और क्या कहते हैं, डर्मल कैंसर। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है स्लीप एपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल, sleepwalking without any knowledge of what they are doing, eyes are half open during the sleep, during sleep breathing gets interrupted again and again for short period of time, snoring rapidly during sleep। तो इसका सही आंसर है स्लीप एपनिया में क्या होता है कि
नींद के दौरान जब सांस लेने में बहुत समस्या आती है और काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने सी लगती है, ठीक है। एंड ये जनरली किस में होता है? ये जनरली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज्ड पीपल होते हैं, ये उनमें होता है, ठीक है। एंड इनके क्या सिम्टम हैं? सिम्टम वो है कि जब बहुत तेज़ खर्राटे लेना, स्नोरिंग, ठीक है, जब सोने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थकान होना, ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं। उसके बाद है ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर फ्रॉम इंफ्रारेड रेज, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, फ्रॉम एक्स रेज, फ्रॉम गामा रेज। तो इसके बारे में हम अभी कुछ क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। तो जो ओजोन होता है, ओजोन है जो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है, ठीक है, वो हमें यूवी हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। ओजोन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में सिचुएटेड होता है। एंड ओजोन एक लेयर होती है जो कि सारे यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, इसमें से बायोडिग्रेडेबल पल्यूटेंट कौन सा है? मर्क्यूरी है, सीवेज है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टॉस है। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल पल्यूटेंट जो होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो नेचर में डीकम्पोज हो सके, कि हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कचरे की तरह निकलती हैं, पल्यूटेंट होती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन कौन सी चीज़ें प्रदूषण जब फैलाती हैं तो कुछ समय बाद ये खुद ही अपने आप सड़ जाती हैं। तो ये जो आपका सीवेज होता है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा सीवेज होता है, सीवेज के अलावा जैसे पेपर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, सीड्स होती हैं, लीव्स होती हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेक डाउन होती हैं। एंड इनको ब्रेक डाउन करने के बाद, इन पल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने के बाद इनको फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज़ नामदफा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क एंड गिंडी नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारी कंट्री का सबसे पहला नेशनल पार्क था। एंड अगर वैसे नेशनल पार्क्स की बात करें, नेशनल पार्क्स जो हैं ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। एंड जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था ये आपका सबसे पहले 1936 में इस्टेब्लिश होता है। एंड शुरुआत में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क था नाम इसका, ठीक है। एंड ये जो नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर सबसे पहला नेशनल पार्क आया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेरिब्रल पैल्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज़ कॉमनली फाउंड इन अमंग एल्डरली, ड्रग एडिक्ट, स्मॉल चिल्ड्रन, ओनली इन वुमेन। तो इसका सही आंसर है स्मॉल चिल्ड्रन। कि ये जो सेरिब्रल पैल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, ये सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ये सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में भी ये आपके अर्ली चाइल्डहुड में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रेन के डेवलपमेंट है उसमें कोई ना कोई एनोमली देखने को मिलती है। एंड इसकी वजह से जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, ब्रेन के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो जनरली अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं अपना मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, अपना पोस्चर जो है, बॉडी का पोस्चर या फिर बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपना जो उनका मोटर फंक्शन एंड जो मसल कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो नहीं कर पाते हैं। एंड अगर इस डिज़ीज़ की बात करें तो इस डिज़ीज़ का कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। एंड इसको अगर सही किया भी जाता है तो जो आपके सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरी है, आपकी थेरेपी है, मेडिकेशन है, उसकी मदद से इसको संभाला जाता है। तो ये होता है आपका सेरिब्रल पैल्सी।